बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम जो है वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। एक्सप्लेन हाउ टू अकाउंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स। कंपनीज कैन डिस्पोज ऑफ प्लांट एसेट्स इन थ्री वेज। तीन तरीकों से कंपनी जो है वो प्लांट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी हम उस एसेट को रिटायर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम उसको सेल कर सकते हैं और तीसरा ये है कि हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी हम ओल्ड एसेट को किसी नए एसेट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों केसेस में हम उसको कैसे रिकॉर्ड करें। तो सेल जो जैसे फर्स्ट डायग्राम है इसमें हम ये शो हो रहा है कि इसको हम सेल करें किसी पार्टी को। दूसरे केस में हमने उसको रिटायरमेंट है, स्क्रैप और डिस्कार्टेड वैल्यू जो भी हो। और एक्सचेंज जो है हम इसको ओल्ड इक्विपमेंट को किसी नए इक्विपमेंट के साथ एक्सचेंज करें। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जो डेप्रिसिएशन होगी जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमारी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन उसमें क्या अमाउंट है। हम डेबिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और जो कॉस्ट ऑफ एसेट होगा उसको उस कॉस्ट ऑफ एसेट के अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से जो एसेट है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से एलिमिनेट हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसेट्स, इसमें हम कोई कैश रिसीव नहीं करते, नो कैश रिसीव्ड। डिक्रीज द एसेट अकाउंट फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट इन द एसेट, यानी एसेट अकाउंट जो है उसको हमने एलिमिनेट करना है तो उस अकाउंट को हम उसकी कॉस्ट के साथ जो है वो क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज accumulated depreciation for the full amount of depreciation taken over the life of the asset, जो पूरी उसकी यूजफुल लाइफ थी उसके ऊपर जो हमने accumulated depreciation जो है वो हमारे पास गिवन होगी उस अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। इसको डिक्रीज करने का तरीका यही है कि हम उसको या उसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि उसको उस सेम अमाउंट के साथ हम उसको डेबिट कर दें। ये रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसेट्स की एक एग्जांपल है। Hobart Enterprises retires its computer printers, which cost $32,000. The accumulated depreciation on these printers is $32,000. Prepare the entry to record this retirement. तो हम इसको अब ये अपनी यूजफुल लाइफ से कंप्लीट हो चुकी है तो हमारे पास जो accumulated depreciation है उसमें $32,000 है और जो इक्विपमेंट है उसमें उसकी कॉस्ट है वो $32,000 है। तो ये फुली जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने accumulated depreciation को डेबिट कर दिया 32,000 के साथ और इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया 32,000 के साथ। क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड प्लांट एसेट इज स्टिल यूजफुल फॉर टू द कंपनी, यानी अगर वो एसेट जो है वो स्टिल यूजफुल है तो फिर जो है हम उसको क्या करेंगे इस पैसे के साथ। कंपनी कंटिन्यूज टू यूज द एसेट विद नो एडिशनल डेप्रिसिएशन बीइंग रिकॉर्डेड एज द एसेट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। अगर वो यूजफुल है स्टिल और तो हम उसके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे बल्कि उसको इसी तरीके से यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसेट्स। Sunset Company discards delivery equipment that cost $18,000 and has accumulated depreciation of $14,000. The general entry is, तो इसकी जो कॉस्ट है वो 18,000 है और इसकी जो accumulated depreciation है इसका वो $14,000 है। तो हम क्या करेंगे, हमने accumulated depreciation को डेबिट करना है 14,000 के साथ और इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट करना है 18,000 के साथ। इसका जो डिफरेंस होगा वो लॉस होगा। यहाँ पे जो 18,000 का इक्विपमेंट था डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 14,000, 18 में से 14 आप लेस कर दें तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स आ जाएगा जो कि $4,000 है। कंपनीज रिपोर्ट लॉस ऑन डिस्पोजल इन दी अदर एक्सपेंसिव लॉसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट होगी वहाँ पे जो हमने सेक्शन बनाया था अदर एक्सपेंसिव लॉसेस का तो उसमें हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने जो था वो मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट हमने इसको देखा था कि इसमें एक सेक्शन बनता है अदर एक्सपेंसिव एंड लॉसेस का। सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, इसमें हम कंपेयर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विद द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल। जब आप सेल करेंगे तो आपको कुछ कैश रिसीव होगा। इफ प्रोसीड्स एक्सीड्स द बुक वैल्यू अ गेन ऑन डिस्पोजल अकर्स, यानी अगर जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं जो प्रोसीड्स हैं अगर वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो फिर गेन होगा। और अगर इफ प्रोसीड्स आर लेस देन द बुक वैल्यू लॉस ऑन डिस्पोजल अकर्स, अगर प्रोसीड्स लेस होंगी बुक वैल्यू से तो फिर ऑब्वियस है कि लॉस हम इनकर करेंगे ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। सेल ऑफ प्लांट एसेट्स में हम ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें गेन ऑन सेल जो है
हम अचीव करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ये है कि ऑन जुलाई 1 2017 राइट कंपनी सेल्स ऑफिस फर्नीचर फॉर $16,000 कैश। उसने जुलाई 1 को जो है फर्नीचर सेल किया है $16,000 का। ऑफिस फर्नीचर ओरिजिनली कॉस्ट $60,000, जबकि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो $60,000। As of January 1, 2017, it had accumulated depreciation of $41,000. Depreciation for the 6 months of 2017 is $8,000. तो जो January 1 तक जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई है वो $41,000 है, और डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2017 जो है इट इज़ 8,000, यानी जुलाई को इसकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो $8,000 होगी। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप टू द डेट ऑफ सेल। यहाँ पे हम जुलाई 1 को सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया $8,000 के साथ। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने के बाद कॉस्ट ऑफ हम गेन निकालते हैं कि हमें कितना गेन है इसके ऊपर। कॉस्ट ऑफ जो ऑफिस फर्नीचर है उसकी कॉस्ट है $60,000, जो एक्चुअल कॉस्ट थी। उसमें जो हम लेस कर देंगे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, यानी $41,000 जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पहले थी और 8,000 जो 6 मंथ्स की हमने उसके अंदर ऐड की, तो ये टोटल अमाउंट बनती है $49,000। तो बुक वैल्यू एट डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस तारीख को हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस तारीख को इसकी जो है वो बुक वैल्यू क्या है। तो 60 में से 49 लेस कर दें तो 11,000 आता है। हमने प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, यानी हमने उसको जो बेचा है और हमें जो पैसे रिसीव हुए हैं वो $16,000 है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल जो है वो 16,000 है। इसका अगर डिफरेंस ले लें, 16,000 में से 11,000 लेस कर दें तो हमें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट आया है, यानी हमें गेन रिसीव हुआ है। हमने जो है वो उसको उसकी जो बुक वैल्यू कम थी और उसकी जो प्रोसीड्स थी वो ज़्यादा थी, इसलिए हमें जो है उस प्लांट के ऊपर गेन हुआ। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल एंट्री के अंदर। जुलाई 1 को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा कैश, क्योंकि 16,000 में रिसीव हुआ कैश, तो कैश हमने लिख दिया $16,000। जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होती है ये क्रेडिट होती है, इसको हम कर देंगे डेबिट। तो हमने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को $49,000 के साथ डेबिट कर दिया। इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो 60,000 थी, तो हमने इक्विपमेंट को 60,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। तो जो गेन होगा तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा और लॉस होगा तो वो हमेशा ऊपर डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे 49 प्लस 16,000 कर देंगे तो ये 65,000 बनते हैं, और 65 में से 60,000 लेस करते हैं तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स आ जाएगा जो कि $5,000 है। तो हमने उसको ऊपर जो था वो टेबल बना के हमने उसको कैलकुलेट भी किया, और जब आप एंट्री पास करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका गेन है या लॉस। इस केस में हमें गेन हुआ है प्लांट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, जो कि अमाउंट उसकी $5,000 है। इसी तरह हम लॉस ऑन सेल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन वही है, डाटा वही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि उसने 16,000 के बजाय अब $9,000 का जो है वो एसेट को सेल किया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर जो है 60,000 है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 49, तो बुक वैल्यू आ गई $11,000। अब जो प्रोसीड्स हमें रिसीव हुई हैं फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, तो वो होगी $9,000। 11,000 में से 9,000 लेस कर दें तो हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट आ जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश हमें रिसीव हुआ $9,000, तो हमने कैश डेबिट कर दिया 9,000 से। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको आपने डेबिट कर दिया 49,000 से। इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट किया था जिसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है 60,000 के साथ। 60 में से अगर आप 49 और 58,000 बनते हैं तो 60 में से 58 आप लेस कर दें तो अब क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। तो 60 में से 58 लेस कर दें तो 2,000 जो है वो बैलेंस बचता है। इसका मतलब है कि ये हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट, तो वो $2,000 हो गया। तो कैश को डेबिट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, अगर लॉस होगा तो फिर लॉस को हम डेबिट करेंगे और इक्विपमेंट को उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके साथ क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से इक्विपमेंट जो है वो हमारी बुक्स से एलिमिनेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है प्लांट एसेट डिस्पोजल की, जिसमें हमने इक्विपमेंट को सेल किया है। Our land trucking has an old truck that cost $30,000 and it has accumulated depreciation of $16,000 on this truck. Overland has decided to sell the truck. वो उसको बेचना चाहते हैं। A part में what entry would Overland trucking make to record the sale of the truck for $17,000 cash? तो उसको उसने जो है वो $17,000 कैश में सेल किया है। अब हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली जो कैश रिसीव हुआ था, कैश रिसीव हो तो डेबिट होता है, कैश को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने हमेशा डेबिट करना है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो है उसको 16,000 के साथ हमने डेबिट कर दिया।
इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो $30,000 थी, तो हमने इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया 30,000 के साथ। तो 17 प्लस 16,000 ये बन जाता है 33,000। 33 में से आप 30,000 लेस कर दें तो हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट रहेगा जो कि $3,000। तो यहाँ पे हमने जो है वो जो ये याद रखना है कि जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ हमेशा गेन आता है और जो डेबिट साइड होगी वहाँ पे हमेशा लॉस आएगा। ये वही एग्जांपल है और इसमें अब हमने एज्यूम ये किया है कि कंपनी को लॉस हुआ है। अगर लॉस होगा ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट तो उसको कैसे जो है हम अपने पास रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे 30,000 कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड जो है वो 16,000 है। बाकी जो है वो जो सेल हुई है ट्रक की वो $10,000 कैश पे हुई है। यहाँ पे हमने लिख दिया कैश डेबिट कर दिया 10,000 के साथ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट को 16,000 के साथ हमने डेबिट कर दिया और इक्विपमेंट को हमने 30,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है वो बड़ी और डेबिट साइड छोटी। 30 में से 1000 में से 26,000 अगर आप लेस कर दें तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 4,000 है और वो 4,000 हमें जो है वो लॉस है ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स। तो हमने इसको लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स को 4,000 से डेबिट कर दिया। अब दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो इस तरीके से गेन की एंट्री जो है हमने देख ली है। इसी तरह हमने लॉस की एंट्री देखी कि लॉस होगा तो फिर उससे हम डेबिट करेंगे और गेन होगा तो वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। डिस्क्राइब हाउ टू अकाउंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आप खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे ऑयल है, गैस है या मिनरल्स हैं, तो ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं या कि आपको जो दरख्त हैं ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में ही आते हैं। इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसको फिजिकली आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जैसे कि ऑयल है उसको आप ज़मीन में से जो है वो निकालते हैं, या गैस है या कोयला है तो आप वहाँ से उसको ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कॉस्ट इज द प्राइस needed टू एक्वायर द रिसोर्स एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स इंटरनेट यूज। तो कॉस्ट क्या है? बेसिकली वो प्राइस है जो कि आपको रिसोर्स को हासिल करने में और उसको रेडी फॉर यूज में लाने में जो भी आपको पे करनी पड़ती है प्राइस, वो उसकी कॉस्ट है। जैसे कि आप डिगिंग करते हैं, जैसे आप पहले एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है, क्योंकि वो एक आप वेल खोदते हो फिर दूसरा वेल खोदते हो फिर जाके किसी तीसरे या चौथे वेल में आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल है। ये जो प्राइस आप पे करते हैं बेसिकली ये इसकी कॉस्ट। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम डेप्लीशन चार्ज करते हैं और उसके ऊपर हम डेप्लीशन चार्ज नहीं करते, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट होते रहते हैं, यानी कि वो कम होते रहते हैं। तो the allocation of the cost to an expense in a rational and systematic manner over the resources useful life। तो ये जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था इसी तरह हम इसकी भी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं और फिर उसको हम जो है वो कॉस्ट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते रहते हैं। Companies generally use units of activity method। Depletion generally is a function of the units extracted। ठीक है, उसको आप यूनिट जो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कोयला है तो कोयला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑयल है तो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके साथ साथ वो डिप्लीट होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। टोटल कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स अवेलेबल। जितने भी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल होंगे उसको हम मेजर करेंगे, जैसे ऑयल है तो उसको लीटर्स में करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स अवेलेबल पे डिवाइड करेंगे तो डेप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। एक इलस्ट्रेशन है, जैसे लेन कोल कंपनी इन्वेस्ट $5 million इन अ माइन एस्टिमेटेड टू हैव 1 million टन्स ऑफ कोल एंड नो सॉलिड वेल। यानी कि इसकी जो टोटल एस्टिमेशन है कि वो कहाँ जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो 1 million टन्स, और इस पे जो कॉस्ट है वो $5 million है। तो हमने सॉलिड वैल्यू इसमें जीरो है, टोटल कॉस्ट में से हमने सारी वैल्यू लेस किया, डिवाइड किया टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स अवेलेबल, तो हमारे पास 5 मिलियन को हमने डिवाइड कर दिया है 1 मिलियन टन्स के ऊपर, तो हमारे पास $5 पर टन डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई। लास्ट जो इलस्ट्रेशन थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया है। लेन कोल कंपनी इन्वेस्ट $5 billion इन अ माइन estimated to have 1 million tons of coal and no salvage value. In the first year, the lane extracts and sells 250,000 tons of coal. लेन computes the depletion expense as follows। तो कैसे हमने किया? हमने कहा था 5 मिलियन को हमने डिवाइड कर दिया था 1 मिलियन टन के ऊपर, तो हमारे पास जो डिप्लीशन कॉस्ट आ गई थी वो आई थी $5 पर टन।
और 5 अगर इस क्योंकि इस साल में हमने 250,000 टन जो है कोल एक्सट्रैक्ट किया है, तो 5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 250,000 के साथ, हमारे पास एनुअल डेप्लीशन एक्सपेंस आ जाएगा जो कि $1250,000। तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरह एंट्री पास नहीं करेंगे, जैसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इन्वेंट्री को चार्ज करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेंट्री को हमने डेबिट कर दिया 1250,000 के साथ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया 1250,000 के साथ। तो याद रखना है कि डेप्रिसिएशन में हमेशा इन्वेंट्री को ही हम डेबिट करते हैं और डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में हमने डायरेक्टली इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। कोई सा भी हो, जो ऑयल का हो या गैस का हो, तो हमने हमेशा इन्वेंट्री को डेबिट करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। Intangible assets. Intangible assets are rights, privileges, and competitive advantages that result from ownership of long-lived assets that do not possess physical substance. जो intangible assets हैं ये tangible assets की तरह नहीं होते। tangible assets में जो है वो उसकी एक physical existence होती है, यानी उसकी shape होती है, size होती है। तो intangible assets जो हैं ये rights हैं या privileges हैं, या कि आपको किसी दूसरी कंपनी के ऊपर competitive advantage है। तो इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड हो सकती है या indefinite लाइफ हो सकती है। इसकी जो कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल्स हैं, इसमें पेटेंट्स आते हैं, इसमें ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड नेम्स आते हैं, इसमें कॉपीराइट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं और गुडविल। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, जिनकी लाइफ लिमिटेड होगी उसको हम एमोटाइज करेंगे, यानी उसका जो कॉस्ट है उसको हम एमोटाइज करेंगे टू एन एक्सपेंस। तो ये याद रखना आपने, जो टेंजिबल एसेट्स हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होंगे वहाँ पे अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी। और हम क्रेडिट कर देंगे एसेट अकाउंट को, यानी जो भी एसेट अकाउंट होगा हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और पेटेंट को हम, यानी जो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इनडेफिनेट लाइफ इंटेंजिबल्स, जिनकी लाइफ इंटेंजिबल इनडेफिनेट होगी, जिसकी यूजफुल लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? Patents basically they are exclusive right to manufacture, sell or otherwise control an invention for a period of 20 years from the date of the grant. जिस दिन आप पेटेंट्स जो है वो परचेज करते हैं, उस दिन से लेके आपके जो है नंबर ऑफ ईयर्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे, और ये आ जाते हैं अप टू 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक जो है वो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा कि आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनमें जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप कंपनीज पेटेंट करवा लेती है, ताकि उनके फार्मूला को कोई दूसरी कंपनी जो है वो इमिटेट ना कर सके, क्योंकि उसकी R&D के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ पेटेंट एंड amortize ओवर इट्स 20-year लाइफ और इट्स यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर। तो जो भी उसकी कॉस्ट आएगी उस पेटेंट को परचेज करने में, उसको आप amortize करेंगे 20 ईयर्स की लाइफ तक, या जो भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी, और उन दोनों में से जो भी लाइफ जो है वो शॉर्टर होगी, यानी जो लाइफ जो है वो कम होगी, उसके ऊपर फिर आप उसको amortize करेंगे। एक्सपेंस यानी R&D कॉस्ट इन डेवलपिंग अ पेटेंट, यानी आप, जैसे मैं अभी बात करता कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में वहाँ पे आप जो मेडिसिन जो आप डेवलप करते हैं, तो उसके R&D के ऊपर जो एक्सपेंस आता है उसको आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। जब भी वो एक्सपेंस आएगा तो आप उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लीगल फी incurred सक्सेसफुली डिफेंडिंग अ पेटेंट आर कैपिटलाइज्ड टू द पेटेंट अकाउंट। इसी तरह जो भी आपकी लीगल फी आई है, आपने पे की है, उसको आप पेटेंट अकाउंट को कैपिटलाइज करेंगे, नहीं पेटेंट अकाउंट को उस अकाउंट के साथ, उस अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे, वो पेटेंट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। नेशनल लैब्स परचेजेस अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ $60,000। National estimates the useful life of the patent to be 8 years. Prepare the journal entry to record the annual amortization expense. तो यहाँ पे जो पेटेंट है उसकी कॉस्ट है $60,000 और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 8 ईयर। तो सिंपली 60,000 को 8 के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एनुअल amortization एक्सपेंस आ गया। जनरल एंट्री से क्या पास हो जाएगी, आप amortization एक्सपेंस को डेबिट कर दें 7500 से, और पेटेंट्स को आप क्रेडिट कर देंगे 7500 से,
और ये हर साल यही एंट्री पास करेंगे हम 8 सालों तक। तो यहाँ पे हमने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट किया और पेटेंट्स को हमने जो इंटेंजिबल एसेट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होता है? इट गिव्स द ऑनर द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस एंड सेल एन आर्टिस्टिक और पब्लिश वर्क। जैसे आप देखते हो कि बुक्स हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कॉपीराइट, तो आप कोई दूसरा जो है उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो वो इलीगल हो जाएगा। एक्सटेंड फॉर द लाइफ ऑफ द क्रिएटर प्लस 70 ईयर्स। तो वो उसकी जो क्रिएटर की लाइफ प्लस उसके अंदर आप 70 ईयर्स ऐड कर लें तो वो कॉपीराइट जो है उसकी लाइफ बन जाती है, यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ द कॉपीराइट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डिफेंडिंग इट और amortize टू एक्सपेंस ओवर यूजफुल लाइफ। तो जो भी उसकी यूजफुल लाइफ डबल होगी फिर हम उसको उसकी कॉस्ट को amortize कर देंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ट्रेड मार्क्स एंड ट्रेड नेम्स। ट्रेड मार्क्स एंड ट्रेड नेम्स क्या होते हैं? इससे आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। वर्ड, फ्रेज, जिंगल आर सिंबल दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज अ प्रोडक्ट। जैसे कि वीटीज है, जैसे कि कोका कोला है, जैसे कि पेप्सी है, जैसे कि केएफसी है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है। तो ये सारे क्या हैं? आपके ट्रेड नेम्स हैं और इस तरह के लोगोस होते हैं, ट्रेड मार्क्स होते हैं। तो वो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है। Legal protection for 20 years and renewable for indefinitely as long as it is in use। तो उसकी जो लीगल प्रोटेक्शन है वो 20 ईयर्स तक है, यानी कोई और दूसरा उसका नाम यूज़ नहीं कर सकता है और उसका जो लोगो है उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इसी से 20 ईयर्स के बाद भी वो रिन्यूएबल है जब तक आप उसको यूज़ कर सकते, यानी उसकी जो लाइफ होती है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो आप उसको 20 ईयर्स के बाद जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं जब तक आप उसको यूज़ करना चाहें। कैपिटलाइज एक्विजिशन कॉस्ट, जो भी उसको कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। नो अमोर्टाइजेशन, क्योंकि अमोर्टाइज हम इसको नहीं कर सकते, उसकी जो लाइफ होती है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोका कोला ब्रांड है, उसने जो नाम यूज़ करा वो ये नहीं हो कि कल को नाम को चेंज कर देगा, तो वो उसको इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड रखता है। इसलिए उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन जो है वो हम उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड अ फ्रेंचाइजी। जैसे कि शेल है, सबवे है, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, तो ये सारी क्या है? ये फ्रेंचाइजीज हैं। लोगों ने फ्रेंचाइजीज परचेज कर लेते हैं और फिर उसको वो उनको अलाउ करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है उसको आप सेल कर सकते हैं जो भी एरिया वो उनको एलोकेट करते हैं। तो फ्रेंचाइज आर लाइसेंस्ड विद अ लिमिटेड लाइफ शुड बी amortized टू एक्सपेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको आप amortize करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। इफ द लाइफ इज indefinite the cost is not amortized। अगर उसकी लाइफ indefinite है फिर हम उसको amortize नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चाहिए होती है जिसके ऊपर हम उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर सकें। गुडविल। गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। इट इंक्लूड्स एक्सेप्शनल मैनेजमेंट, डिजायरेबल लोकेशन, गुड कस्टमर रिलेशन, स्किल्ड एम्प्लॉयज, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यानी ये सारी की सारी क्वालिटेटिव नेचर की है कि अगर एक कंपनी है उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ क्या है। लेकिन गुडविल उसका रिकॉर्ड होती है जब आप किसी बिजनेस को परचेज कर रहे होते हैं, तो उसको तो हम गुडविल को मेजर करते हैं। Only recorded when entire business is purchased. Goodwill is recorded as the excess of purchase price over the fair value of the net assets acquired। यानी उसकी जो फेयर वैल्यू है उससे जो एक्सेस वैल्यू होगी वो उस बिजनेस की गुडविल होगी, लेकिन इसको हम एमोटाइज नहीं करते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दैट में लीड टू पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, न्यू प्रोसेसेस एंड न्यू प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो आप आर एन डी जो आप कर रहे होते हैं, तो आर एन डी के ऊपर जो है वो एक हैवी एक्सपेंडिचर आता है। तो इसके बारे में दो राय हैं। एक राय ये है कि इसको कैपिटलाइज किया जाए और दूसरी राय ये है कि इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाए। तो इसको क्योंकि ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है तो इसके बारे में ये राय है कि इसको आप कैपिटलाइज करें। लेकिन नॉर्मली जो आर एन डी कॉस्ट है इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है जिस साल ये आर एन डी कॉस्ट जो है वो इनकर होती है। तो सजेशन यही है कि आर एन डी कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाए जब भी वो इनकर हो। लास्ट में हम ये देखेंगे कि अगर एसेट्स को एक्सचेंज किया जाए, ओल्ड एसेट को किसी नए एसेट के साथ, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। रोलैंड कंपनी एक्सचेंज यूज ट्रक्स कॉस्ट $64,000 लेस $22,000 accumulated depreciation plus cash of $17,000 for a new semi truck।
The used trucks had a fair market value of $26,000. कॉस्ट ऑफ यूज स्टॉक जो है वो है $64,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है $22,000। इसको लेस किया तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई $42,000। जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी वो बनती है $26,000। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूज स्टॉक्स जो है वो $26,000 आ गया। $42,000 में से $26,000 लेस करें तो हमारे पास लॉस आता है ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स, क्योंकि 42,000 उसकी बुक वैल्यू है और मार्केट जो है हमें पैसे जो दे रही है वो $26,000 है। तो 42 में से 26 लेस करें तो बाकी जो है हमारे पास लॉस है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स है वो $16,000 आ गया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूज स्टॉक जो है वो $26,000 है और हम जो कैश पे कर रहे हैं फॉर द न्यू सेमी ट्रक वो है $17,000। तो हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी नए ट्रक की, हमने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूज ट्रक्स 26,000 में ऐड कर दिया जो हमने कैश पे किया है जो नया ट्रक ने परचेज किया तो वो $17,000। टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू ट्रक आ जाएगी $43,000। यहाँ पे अब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? हमने जो नया इक्विपमेंट था उसकी हमने कॉस्ट को डिटर्मिन किया लास्ट स्लाइड में, जो कि $43,000। इक्विपमेंट सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे जो नया इक्विपमेंट होगा उसको उसकी कॉस्ट के साथ। इक्विपमेंट आगे लिखा न्यू आगे और लिख दिया डेबिट साइड पे 43,000। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड की उसको हमने खत्म करना है तो उसको हम डेबिट कर देंगे 22,000 के साथ, जो कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। जो इक्विपमेंट ओल्ड है उसकी जो कॉस्ट बनती है वो $64,000, तो उसकी कॉस्ट से हम उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। कैश जो हमने पे किया था वो $17,000 है, तो कैश हमने जो है वो 17,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। जो लॉस हमने जो डिटर्मिन किया था वो था 16,000। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया 16,000 के साथ। ये तो हमने कैलकुलेट किया था लॉस। अगर बिल फर्स्ट हमने लॉस कैलकुलेट ना भी किया होता और हम सीधा एंट्री पास कर रहे होते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है ये लॉस है और ये डेबिट साइड पे आएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये गेन है और ये क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हमने क्रेडिट में से साइड को दोनों को ऐड कर लें। इसमें से डेबिट जो इक्विपमेंट कॉस्ट है और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर दें तो हमारे पास 16,000 आ जाएंगे। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट जो है उसको हम डेबिट कर देंगे 16,000 के साथ। इस तरीके से जो एक्सचेंज करेंगे हम इक्विपमेंट उसको फिर हम इस तरीके से लॉस को जो है वो जनरल एंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हम गेन की ट्रीटमेंट देखते हैं। मार्क एक्सप्रेस डिलीवरी ट्रेड्स इट्स ओल्ड डिलीवरी इक्विपमेंट कॉस्ट $40,000 लेस $28,000 accumulated depreciation for new delivery equipment. The old equipment had a fair market value of $90,000. Mark also paid $3,000. कॉस्ट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट आ गया $40,000। इसमें से accumulated depreciation लेस करेंगे 28,000 तो आ जाएगी बुक वैल्यू जो कि 12,000। वो कहता है कि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ओल्ड इक्विपमेंट की वो है 19,000। अगर यानी आप इसको सेल करो तो आप जो है वो प्रोसीड जो रिसीव हो सकती है वो $19,000 है। तो 12,000 19,000 इसकी मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू इसकी 12 है। 19 में से 12 लेस कर दें तो हमें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स आ गया 7,000 का। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास आ गई 19,000 और हमने कैश पे किया है नए इक्विपमेंट के लिए $3,000। तो कैश पे किया हमने 3,000 तो टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट बन जाती है $22,000। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी जेनेटिक कैसे पास करेंगे। गेन ट्रीटमेंट में हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमने इक्विपमेंट जो है उसको जो न्यू इक्विपमेंट है उसको हमने डेबिट करना है क्योंकि हमने उसको हमारे पास एसेट हमारा जो है इंक्रीज हो गया। तो इक्विपमेंट न्यू को डेबिट कर दिया 22,000 के साथ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी ओल्ड की उसको हमने डेबिट कर दिया 28,000 के साथ। जो ओल्ड इक्विपमेंट था उसको एम्यूलेट कर रहे हैं तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया 40,000 के साथ। और हमने कैश पे किया है 3,000 का तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और बाकी हमारे पास जो है वो गेन आ गया। यानी 22,000 प्लस 22 करें तो ये 50,000 बनता है। 50 में से आप 43 लेस कर दें तो 7,000 हमें गेन आ जाएगा। गेन और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, इसको ज़रा गौर से देखें इन एंट्रीज को। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है तो आप बड़े आसानी से ये एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और फिर इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन में जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच।